मार्क को आयरन पाइप से अटैक करने लगा। उनके बीच में एक सीरियल किलर घूम रहा था। अपनी सीक्रेट लाइफ में ब्रूस एक मॉन्स्टर था। मिड 2000s में टोरंटो का गे विलेज एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर सिटी की LGBTQ+ कम्युनिटी के लोग अपनी रियलिटी को खुलकर एम्ब्रेस कर सकते थे। होमोफोबिक अटैक्स का डर हमेशा बना रहता था, पर यह गे विलेज एक सिंबल बन गया था इस कम्युनिटी की रेजिलियंस का। टोरंटो का गे विलेज हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल जगह रही है। आज जिस जगह पर यह गे विलेज है, वहाँ 1810 में कनाडा के अपर मजिस्ट्रेट अलेक्जेंडर वुड की स्टेट हुआ करती थी। 2005 में अलेक्जेंडर को ऑनर करते हुए यहाँ उनका स्टैच्यू बनाया गया, बट काउंसिल को लोकल रेजिडेंट्स से इतना बैकलैश मिला कि फाइनली 2022 में इस स्टैच्यू को डिमोलिश कर दिया गया। 1810 में अलेक्जेंडर मिस बेली के रेप केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। मिस बेली ने बताया कि वो अपने अटैकर की आइडेंटिटी तो नहीं जानती, पर अटैक के वक्त उन्होंने अपने अटैकर के प्राइवेट पार्ट्स को स्क्रैच किया था। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अलेक्जेंडर ने खुद सारे सस्पेक्ट्स को इंस्पेक्ट किया, इन होप्स कि वो उस प्राइवेट पार्ट पर इंजरी देखकर अपना असली कल्प्रिट ढूंढ पाएंगे। इस चीज़ का कोई एविडेंस तो नहीं है कि उस दिन उस रूम में अलेक्जेंडर ने इन यंग मैन के साथ मिसबिहेव किया या उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश करी, पर बाद में ये रूमर्स बाहर आने लगे कि मिस बेली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये सब अलेक्जेंडर का प्लॉय था उन यंग आदमियों को फॉन्डल करने का, उन्हें गलत तरीके से छूने का। ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा स्कैंडल बन गई थी अलेक्जेंडर के करियर में। लोगों ने इस चीज़ पे फोकस करने की जगह कि क्या सच में अलेक्जेंडर ने उस दिन उन आदमियों के साथ मिसबिहेव किया है, वो लोग ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि अलेक्जेंडर का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। होमोफोबिया भी पीक पर था और लोग जानना चाहते थे कि अलेक्जेंडर गे है कि नहीं है। इस स्कैंडल के बाद अलेक्जेंडर को कनाडा छोड़कर स्कॉटलैंड जाना पड़ा हमेशा के लिए। गे विलेज टोरंटो 2000s में एक बहुत ही लाइवली जगह थी। लोग पूरा दिन काम कर कर अक्सर रात में इन गे फ्रेंडली बार्स में आते थे। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी उनके लिए अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलने की। यहाँ पर ड्रैग परफॉर्मेंसेस होती थी। कई बार इन ड्रैग परफॉर्मेंसेस के टाइम कुछ लोग इन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए आते थे, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल सिंपली होमोफोबिक अटैक्स करने, होमोफोबिक स्लर्स पास करने, या फिर कभी कभी वो लोग रॉटन एग्स भी इन ड्रैग आर्टिस्ट पर फेंक देते थे। कम्युनिटी का टोरंटो की लोकल पुलिस के साथ भी हिस्ट्री में एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जब भी कम्युनिटी के किसी मेंबर के साथ क्राइम होता था तो उसे उतना सीरियसली नहीं लिया जाता था जितना कि जब कम्युनिटी के किसी मेंबर पर कोई छोटे से भी क्राइम का इल्ज़ाम लगा हुआ होता था। यहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग सुकून से रह रहे थे, वो लोग यहाँ आकर अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस कर पा रहे थे। पर फिर 2017 में इस गे विलेज में डर का माहौल बन गया था। पिछले कई सालों से यहाँ से आदमी गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि उन आदमियों के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गए, और कोई ये भी नहीं जानता था कि इस गे विलेज में उनके बीच में एक सीरियल किलर घूम रहा था। हेलो, वेलकम बैक, हाउ आर वी। आज का केस कनाडा के वर्स्ट सीरियल किलर के बारे में है। एक ऐसा सीरियल किलर जो सालों तक पुलिस से बचता आया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि कैसे सिस्टम और पुलिस को मैनिपुलेट करना है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसके क्राइम्स बाहर आए तो उसके दोस्तों ने कहा कि उन्हें लगता है जैसे एक शरीर में दो इंसान रह रहे हो, एक चेयरी बबली पर्सनैलिटी और एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके क्राइम्स के बारे में उन्हें कभी पता ही नहीं लगा। I think that's enough for the intro. Now let me jump you right in the story. ब्रूस मैकआर्थर का जन्म अक्टूबर 1951 में कनाडा के एक छोटे से टाउन वुडविल की एक रिलीजियस फैमिली में हुआ था। ब्रूस यहाँ पर इस फार्म पर अपने पेरेंट्स और अपनी बहन के साथ रहता था। स्कूल खत्म होने के कुछ साल बाद ब्रूस ने अपनी हाई स्कूल स्वीटहार्ट जेनिस कैंपबेल से शादी कर ली, पर ब्रूस बहुत अच्छे से जानता था कि जेनिस से वो प्यार नहीं करता। जेनिस उसकी सोलमेट नहीं है, शी इज़ नॉट द लव ऑफ हिज लाइफ। पर अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने से बेहतर उसे जेनिस से शादी करना लगा। शादी के बाद कपल ने एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल को वेलकम करा। ब्रूस ने कई सारी क्लोथिंग कंपनीज में काम किया और वो अपने लोकल चर्च में भी एक एक्टिव मेंबर था। ब्रूस अपनी फीलिंग्स कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, बट इन 1990s वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने जेनिस पर कई सारे यंग मैन के साथ चीट करा। फाइनली उसने अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में जेनिस को भी बता दिया। उनकी शादी तो टूट चुकी थी,
पर अपने बच्चों के खातिर वो लोग अभी भी एक घर में रह रहे थे। ब्रूस और जेनिस का बेटा टॉड जब वो एक टीनेजर बना तो उसके अपने इश्यूज चल रहे थे। वो कई सारी औरतों को फोन कर ऑब्सीन बातें करता था, जिसकी वजह से कई सारे लीगल केसेस से वो डील कर रहा था, और इन्हीं केसेस की फीस भरते भरते अब जेनिस और ब्रूस फाइनेंशियल ट्रबल्स में थे। कपल को अपना घर मॉर्गेज कराना पड़ा और 1999 में उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। ब्रूस अब अपनी फैमिली से अलग रहने लगा था। वो अब अपनी रियलिटी को, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करना चाहता था, और वो जानता था कि वो एक छोटी सी जगह में रहकर ये नहीं कर सकता, जिस वजह से 1999 में वो अपनी फैमिली को, अपने पास्ट को छोड़कर हमेशा के लिए टोरंटो आ गया। टोरंटो आने के बाद ब्रूस ने लैंडस्केपिंग बिजनेस में अपना लक ट्राई करा, और अब वो यहाँ के गे विलेज में भी एक रेगुलर विजिटर था। यहीं पर आकर ब्रूस एक आदमी से मिला और उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी एक रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल गया। ब्रूस और इस अननोन मेल पार्टनर ने एक दूसरे को 4 साल डेट करा और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया, एंड इट वॉजेंट एन ईजी वन फॉर ब्रूस। ब्रूस ने इस ब्रेकअप के बाद एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प ली और उसे कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए थे उसकी कंडीशन सुधारने के लिए। अब धीरे धीरे ब्रूस की वायलेंट टेंडेंसीज भी बाहर आ रही थी। अक्टूबर 31, 2001 मार्क हेंडरसन ने ब्रूस को अपने घर इनवाइट करा था अपनी हैलोवीन कॉस्ट्यूम दिखाने के लिए। ब्रूस मार्क के घर पहुंचा एंड आउट ऑफ नोवेयर वो मार्क को आयरन पाइप से अटैक करने लगा, एंड मार्क फॉट बैक, बट एट सम पॉइंट इन दिस ऑल्टरकेशन मार्क बेहोश हो गया और ब्रूस वहां से भाग गया। जब मार्क को होश आया तो उसने पुलिस को कॉल करके ये असॉल्ट रिपोर्ट किया, और ब्रूस ने भी इस असॉल्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पर कोर्ट में वो ये प्रूफ करने में ही वॉज एबल टू प्रूव कि ये असॉल्ट के वक्त उसे याद नहीं, कि उसे नहीं याद उसने ये असॉल्ट कब किया, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा, और उसकी मेंटल हेल्थ के डायग्नोसिस की वजह से भी उसे कोई जेल टाइम नहीं मिला। उसे बस कुछ महीने हाउस अरेस्ट पे रहना था, कुछ साल प्रोबेशन पे, और मेल सेक्स वर्कर्स से दूर रहने का ऑर्डर मिला। ब्रूस गे डेटिंग वेबसाइट्स जैसे कि रैकॉन, सिल्वर डैडी, ग्राइंडर, इन सब पर भी एक रेगुलर यूजर था, जहां पर उसने अपनी प्रोफाइल में क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि वो सबमिसिव आदमियों में इंटरेस्टेड है। लोकल गे कम्युनिटी में ब्रूस की इमेज एक ऐसे आदमी की बन गई थी जिसे बीडीएसएम और रफ सेक्स में इंटरेस्ट था, जो कि अगर सारी पार्टीज इन्वॉल्व कंसेंशुअली कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बट बेडरूम के बाहर भी ब्रूस एक वायलेंट और अग्रेसिव आदमी था। बात बात में लोगों पर चिल्लाना, उन्हें गालियां देना, उन्हें फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करना, ये उसके लिए एक नॉर्म बन गया था। ब्रूस 2 जिंदगियां जी रहा था। एक ऐसी लाइफ जिसमें उसके लैंडस्केपिंग बिजनेस, सक्सेसफुल लैंडस्केपिंग बिजनेस के कोवर्कर्स, क्लाइंट्स, उसके फ्रेंड्स का कहना था कि वो एक बहुत ही बबली, एक बहुत ही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी थी, हमेशा लोगों को हंसाने की कोशिश करना। इनफैक्ट क्रिसमस के वक्त ब्रूस लोकल शॉपिंग मॉल में एज ए सेंटा भी काम करता था, छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स को खुशियां बांटने का काम करता था। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि अपनी सीक्रेट लाइफ में ब्रूस एक मॉन्स्टर था, जो इनोसेंट वल्नरेबल आदमियों को टारगेट करता था, उन्हें ब्रूटली मर्डर कर रहा था। एज पर पुलिस रिकॉर्ड्स ब्रूस ने अपनी किलिंग स्प्री 2010 में शुरू करी, जो कि एक सीरियल किलर के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल है। यूजुअली सीरियल किलर्स अपने क्राइम्स कमिट करना बहुत छोटी उम्र से चालू कर देते हैं, जो कि एक कारण है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद ब्रूस 2010 के पहले से अपने क्राइम्स कमिट कर रहा था। 40 साल का स्कंदर आज नवरत्नम श्रीलंका से कनाडा आया था अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाने। स्कंदर कनाडा में एक रेफ्यूजी था और पूरी कोशिश कर रहा था अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाने की। उसके फ्रेंड्स के हिसाब से स्कंदा एक बहुत ही कैरिस्मेटिक, एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थी, और उसकी हंसी बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस थी। जोक फनी हो या ना हो, स्कंदा को हंसते हुए देखकर दूसरों को हंसी आ ही जाती थी। स्कंदा गे विलेज में अक्सर जाया करता था और यहीं पर वो मिला ब्रूस से। स्कंदा का एक फ्रेंड केविन नाश कहता है कि जब वो ब्रूस से मिला तो उसे ब्रूस अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट लगा, बट एरोगेंट भी लगा। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, बट उसका दोस्त स्कंदा, वो ब्रूस के साथ इतना खुश था कि उसने कुछ बोला ही नहीं, और अब वो रिग्रेट करता है कि शायद अगर वो कुछ और करता तो आज स्कंदा जिंदा होता। स्कंदा शुरू में तो ब्रूस के साथ खुश था, बट बहुत ही जल्दी ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल गया था। स्कंदा ब्रूस के साथ उसके लैंडस्केपिंग बिजनेस में भी काम करता था, बट फिर इन 2010 आउट ऑफ नोवेयर स्कंदा डिसअपियर्ड।
वो कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। उसके फ्रेंड्स ने मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करी, बट इट वॉज टू लेट। ब्रूस के अरेस्ट के बाद पुलिस को स्कंडा का ब्रेसलेट ब्रूस के बेडरूम से मिला। 42 ईयर ओल्ड अब्दुल बसीर फैजी एक अफगान इमिग्रेंट था जो कि टोरंटो में रहता था। वो यहाँ पर अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था और एक फैक्ट्री में काम करता था। अब्दुल एक सीक्रेट लाइफ जी रहा था। वो अक्सर गे विलेज जाया करता था, पर इस बारे में उसकी फैमिली को नहीं पता था। दिसंबर 2010 में अब्दुल डिसअपियर्ड। उसके मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट उसकी फैमिली ने फाइल करी, बट क्योंकि उन्हें उसकी गे विलेज की ट्रिप्स के बारे में नहीं पता था, ये क्रूशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पुलिस को जब पता चला, इट वॉज टू लेट। बाद में अब्दुल बसीर की कार पुलिस को ब्रूस की एक प्रॉपर्टी के पास मिली। 58 ईयर ओल्ड माजिद कहन अब्दुल बसीर की तरह एक अफगान इमिग्रेंट था और एक डबल लाइफ जी रहा था। अपनी वाइफ से डिवोर्स के बाद माजिद एक मेल रूममेट के साथ शिफ्ट हो गया था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मेल रूममेट एक्चुअली में माजिद का रोमांटिक पार्टनर था। माजिद की फैमिली ये बात नहीं मानती कि माजिद गे हो सकता है। वो इस बात पर भरोसा नहीं करते कि माजिद माइट बी अ गे मैन। 2012 में माजिद के बेटे ने कई बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट आफ्टर सो मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स उसने अपने फादर के मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट फाइल करी। माजिद के डिसअपियरेंस के बाद एक्चुअली में पुलिस ने ब्रूस से बात करने के लिए उसे बुलाया था। ब्रूस ने उन्हें बताया कि हाँ, उसने कुछ वक्त के लिए माजिद को हायर करा था और उनका रिलेशनशिप भी सेक्सुअल रिलेशनशिप में डेवलप हो गया था, बट अब माजिद कहाँ है इस बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। एंड आई डोंट नो वाई पुलिस ने इस चीज़ को आगे और इन्वेस्टिगेट नहीं करा until again it was too late। 50 साल का सुरूज महमूदी ईरान से कनाडा आया था एज ए रिफ्यूजी। 2015 में उसकी वाइफ ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ब्रूस की अरेस्ट के बाद पुलिस को उसकी वैन से एक कोट मिला था जिसमें उन्हें सुरूज का डीएनए भी मिला। 37 ईयर ओल्ड कृष्णा कुमार कंगरत्नम 2010 में असाइलम सीकर से भरी शिप में बैठकर श्रीलंका से कनाडा आया था। उसके असाइलम क्लेम्स रिजेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट ने उसे डिपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिया था और इसी डिपोर्टेशन से बचने के लिए वो अब गे विलेज में अंडर द शैडोज रह रहा था। वो अपनी फैमिली से डेली बात करता था, पर फिर 2016 में उसके कॉल्स आना बंद हो गए। उसने अपने दोस्तों से मिलना भी बंद कर दिया। उसके फ्रेंड्स और फैमिली ने कभी भी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट नहीं फाइल करी, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कृष्णा पुलिस से बचने के लिए छुप रहा है, वो डिपोर्टेशन अवॉइड करने के लिए छुप रहा है और वो वापस से उन्हें कांटेक्ट करेगा। बट उन्हें कई सालों बाद पता चला कि कृष्णा अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। ही वॉज गॉन फॉर एवर। 47 ईयर ओल्ड डीन लिसोविक कई सालों से मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपना घर, अपनी जॉब, सब कुछ खो दिया था और अब वो टोरंटो के एक होमलेस शेल्टर में रहता था और एज अ मेल सेक्स वर्कर काम करके अपना गुजारा कर रहा था। वो अपनी बेटी के लिए अपनी लाइफ को ट्रैक पर लाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सके, बट समटाइम इन दिसंबर 2016 ही डिसअपियर्ड। ब्रूस के अरेस्ट के बाद पुलिस को उसके घर से डीन की ज्वेलरी के कुछ पीसेस मिले। 44 ईयर ओल्ड सलीम असेक एक फ्रेंडली, काइंड हार्टेड और क्यूरियस टर्किश इमिग्रेंट था जो कनाडा में अपने लिए एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आया था। सलीम ने पास्ट में सब्सटेंस अब्यूज से भी डील किया था, पर अब वो अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर ले आया था और वो दूसरे इंसान जो सब्सटेंस अब्यूज से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी रिकवरी में मदद करता था। सलीम अपने दोस्तों से रेगुलरली बात करता था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड से रेगुलरली मैसेजेस पे और कॉल्स पे बात करता था, बट फिर अप्रैल 2017 में सलीम के मैसेजेस और कॉल्स आना बंद हो गए। ही वैनिश्ड इनटू थिन एयर। ब्रूस के अरेस्ट के बाद पुलिस को ब्रूस के घर से सलीम की एक नोटबुक मिली। 49 ईयर ओल्ड एंड्रू किंसमैन दूसरों का भला सोचने वाला, दूसरों के हक के लिए लड़ने वाला एक नेक इंसान था। एंड्रू अपनी लोकल गे कम्युनिटी का एक एक्टिव मेंबर था। 2017 में एंड्रू ब्रूस के साथ इन्वॉल्व था और वो एंड्रू की ही डायरी थी जिसने पुलिस की मदद करी ब्रूस को पकड़वाने में। एंड्रू के गायब होने के बाद पुलिस को उसकी डायरी मिली जिसमें कैलेंडर में 26 जून 2017 की डेट के अंडर उसने लिखा हुआ था कोड ब्रूस। 26 जून 2017 ही वो दिन है जब आखिरी बार किसी ने एंड्रू को जिंदा देखा था और उस दिन वो ब्रूस से मिलने वाला था, जिस वजह से ये क्लियर हो गया था
कि जो भी उसके साथ हुआ है वो उस मीटिंग के बाद हुआ है। ब्रूस कई सालों तक पुलिस से बचता रहा, पर अब पुलिस की नज़र उस पर थी। अगर हमें ब्रूस की साइकी समझना है तो उसके सर्वाइविंग विक्टिम्स के एक्सपीरियंसेस सुनकर शायद हमें उसके माइंड की थोड़ी समझ मिल सके। जीएचपी एक ऐसा ड्रग है जिसे अक्सर रेव पार्टीज में यूज़ किया जाता है। इस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद एक इंसान को यूफोरिक फीलिंग्स, हेलुसिनेशंस आते हैं। इस ड्रग को कई बार कपल इंटीमेट एक्टिविटीज़ के टाइम भी कंसेंट के साथ यूज़ करते हैं। जीएचपी अगर ज़्यादा डोसेज में लिया जाए तो इससे आपको वॉमिट हो सकती है, एक इंसान बेहोश हो सकता है, एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा डिजीनेस फील हो सकती है। इसके साथ-साथ वो इंसान कोमा में भी जा सकता है एंड कई बार जीएचपी का ओवरडोसेज जानलेवा भी हो जाता है। टोरंटो का एक डीलर, लेट्स कॉल हिम जॉन, माइंड यू ये उसका रियल नाम नहीं है। जॉन ब्रूस के कांटेक्ट में आया और उन्होंने एक दिन प्लान बनाया कि वो ब्रूस के घर जाएगा टू डू जीएचपी एंड मे बी इंटीमेट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने के लिए। जब जॉन ब्रूस के घर पहुंचा तो उसने नोटिस करा कि ब्रूस उससे बहुत ही अजीबोगरीब सवाल पूछ रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर में कौन है, तुम अपनी फैमिली के क्लोज हो कि नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे कितने भाई बहन हैं, अगर तुम गायब हो गए तो तुम्हें कोई याद करेगा कि नहीं। जॉन को बहुत ही अजीब फीलिंग आई और उसने ब्रूस को कहा कि मुझे जाना है और वो वहाँ से चला गया। जुलाई 2017 में शॉन क्रिबिन्स ब्रूस से एक डेटिंग वेबसाइट पर मिला। इस डेटिंग वेबसाइट पर ब्रूस की प्रोफाइल का नाम था लेदर डैडी और उसने अपने बायो में लिखा था कोट लाइक्स टू पुश अ गाइज लिमिट सो दे गो ओवर द एज। शॉन और ब्रूस का ब्रूस के अपार्टमेंट में मिलने का प्लान बना। शॉन ट्रैवल करके ब्रूस के अपार्टमेंट पहुंचा जहां पर उन दोनों ने साथ में जीएचबी कंज्यूम करा, जिसके बाद में वो लोग इंटीमेट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करने वाले थे। बट शॉन ये नहीं जानता था कि ब्रूस ने उसे डोसेज बढ़ाकर दिया है। जीएचबी कंज्यूम करने के बाद शॉन बेहोश हो गया और जब वो उठा तो उसे कुछ याद नहीं था। उसके साथ उन 20 मिनटों में क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। उसे लगा, उसने बैड एक्सपीरियंस सोचकर वो वहाँ से चला गया और इस चीज़ को भुलाने की कोशिश करने लगा। अंटिल ब्रूस के अरेस्ट के बाद 2018 में पुलिस ने शॉन को कॉल करा और उससे कहा कि उन्हें ब्रूस के कंप्यूटर पे उसकी पिक्चर्स मिली है। इन 20 मिनटों में जब शॉन बेहोश था, ब्रूस ने उसके सर पर हुड डाला, उसकी आंखों पर डक्ट टेप लगाया था और वो एक आयरन पाइप से उसको चोक करने की कोशिश कर रहा था और ये करते हुए उसने शॉन की फोटोज क्लिक करी थी। शॉन ऑब्वियसली वॉज वेरी डेवस्टेटेड। शायद शॉन थोड़ा लकी था, बट ब्रूस के दूसरे विक्टिम्स उतने लकी नहीं थे। ब्रूस के अरेस्ट के बाद पुलिस को उसके कंप्यूटर पे विक्टिम्स की कई सारी फोटोज मिली जो कि वो अलग अलग फोल्डर्स में सेव करके रखता था। जब उसके विक्टिम्स अनकॉन्शियस होते थे वो उनके अलग अलग पोजेस में पिक्चर क्लिक करता था और उन्हें मारने के बाद भी उन्हें अलग अलग कपड़े पहनाकर, फर कोट पहनाकर अलग अलग पोजेस में पिक्चर्स क्लिक करता था। ब्रूस के अरेस्ट के बाद पुलिस ने उसकी सारी प्रॉपर्टीज की तलाशी ली और इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी जिसको ब्रूस ने रेंट पर ले रखा था गार्डनिंग से रिलेटेड काम करने के लिए। जब पुलिस ने इस प्रॉपर्टी की तलाशी ली तो उन्हें वहाँ पर बहुत सारे प्लांटर पॉट्स मिले। जब पुलिस ने इन प्लांटर पॉट्स को हटाया तो उसके अंदर से उन्हें विक्टिम के बॉडी पार्ट्स मिले। ब्रूस के अरेस्ट के बाद टोरंटो रेजिडेंट्स, स्पेशली गे कम्युनिटी, पुलिस से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। पुलिस अगर पहले एफर्ट्स डालती तो शायद ब्रूस के 8 विक्टिम्स में से कुछ विक्टिम्स आज भी जिंदा होते। गे कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की जगह पुलिस उन्हें ही ब्रूटलाइज करती रही। ब्रूस के ज़्यादातर विक्टिम्स या तो इमिग्रेंट्स थे या पीपल ऑफ कलर। कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि क्यों एंड्रू किंसमैन, एक वाइट मेल के गायब होने के बाद इन इन्वेस्टिगेशन केसेस को सीरियसली लिया गया, क्यों सारे केसेस को सेम सिंसियरिटी के साथ नहीं देखा जाता, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उस पर्सन की रेस क्या है, उस पर्सन का सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है या फिर उस पर्सन का इमिग्रेशन स्टेटस क्या है। क्योंकि ब्रूस ने कोर्ट में गिल्टी प्ली किया, इस केस में कोई ट्रायल नहीं हुआ जहाँ पर सारे सबूतों को डिस्कस किया जाए। ब्रूस भी जानता था कि उसके खिलाफ इतने सारे सबूत हैं कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो गिल्टी प्ली कर दे। 2019 में उसकी सेंटेंसिंग के वक्त जज मैकमहोन ने उसके क्राइम्स को डिस्क्राइब करते हुए कहा, कोट, प्योर ईविल, और उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रूस को अपने क्राइम्स का कोई भी पछतावा है। अगर उसे रोका नहीं जाता तो वो आज भी इन्हीं इनोसेंट आदमियों को, वल्नरेबल आदमियों को बुरी तरीके से मारता रहता और इसी के साथ उसे लाइफ इन प्रिजन की सज़ा मिली।
ब्रूस 25 साल बाद पैरोल अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। सो ये है केस स्मॉल सेंटा किलर ब्रूस मैकार्थर का। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जज मैकमोहन ने बिल्कुल सही डिस्क्राइब किया ब्रूस को। ब्रूस एक डिरेंज्ड आदमी है जिसे अगर अभी भी रोका नहीं जाता तो ना जाने कितने इनोसेंट आदमियों को वो अपना विक्टिम बनाता। ब्रूस के सारे विक्टिम्स जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो अपने सपने की तरफ काम कर रहे थे और उनमें से बहुतों के पास प्रिविलेज नहीं था कि वो अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर पाएँ, अपनी रियलिटी को खुलकर एम्ब्रेस कर पाएँ और इसी वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा ब्रूस ने उठाया। I hope they now rest in paradise. I hope their loved ones and surviving victims of Bruce are able to find some peace and some healing. Let me know your thoughts. Look after yourself, and I will see you in the next video. Bye.